धोनी कैसे सब आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस एक मिनट है, मैं बस ये कैमरा सेट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबके लिए बोर्ड का व्यू क्लियर है? यस सर। ओके, तो कल का होमवर्क किया कि नहीं किसने? यस सर। किया? चलो, गुड मॉर्निंग सबको। अच्छा, एक बात बताओ, कल आपको मैंने होमवर्क में क्या दिया था, किसी को याद है? यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर, 2 क्वेश्चंस दिए थे। ओके, हाँ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हाँ p by q। ओके Identify whether the following numbers are rational or irrational. ओके, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। तो आए आपको सारे क्वेश्चंस कि नहीं आए? किसी को भी नहीं आए? आपने सॉल्व तो किया होगा ना लेकिन? यस सर, किया। अच्छा, आ गया, चलो सही है। अच्छा, अभी मुझे एक और बात बताओ सब लोग, जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो कल के कॉन्सेप्ट्स कुछ काम आए कि नहीं आए? आए सर। आए। ओके, मैं दिख रहा हूँ क्या सबको? यस सर ओके, चलो स्टार्ट करें। चलो बताओ, सबसे पहले कल का होमवर्क, उसके अंदर कोई डाउट क्लियरिंग करे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने दिए थे। किसी को पांचों में से कोई क्वेश्चन में डाउट, या पांचों के पांचों क्वेश्चन में किसी को डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का कोई, सब क्वेश्चन 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2। और कोई क्वेश्चन में डाउट किसी को? नहीं? तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को भी नहीं? अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग मुझे एक एक करके आंसर देना, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे, ये सेकंड सब क्वेश्चन जो है इसके डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला सब क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 6889। सबको दिख रहा है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है? हाँ हाँ बोलो, हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो जरा बताओ, किसी को आता है इसका आंसर? यस सर। क्या ये रैशनल या इरैशनल? सर रैशनल। रैशनल है? कौन बोल रहा है रैशनल? बताओ जरा। सार्थक बोल रहा है रैशनल। बाकियों को क्या लगता है? किसी को लगता है इरैशनल है? किसी को भी आप में से? नो दीदी को सर लगता है नो? ओके ओके, किसी को भी ये इरैशनल नहीं लग रहा, सबको ये रैशनल लग रहा है। इसका रीजन पहले समझते हैं। इरैशनल लगने का रीजन ये है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर है, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये रैशनल होगा, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं होगा तो ये इरैशनल बन जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये 83 का स्क्वायर है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 6889। चलो, अगर तुमको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, अभी तो तुम घर पे थे तो शायद ऑलमोस्ट सबको आंसर आया होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इसका आंसर नहीं मिला होगा। एग्जाम में जाने के बाद ये जो क्वेश्चन है, ये रैशनल या इरैशनल, इसको कैसे सॉल्व करें? आप क्या करो पता है? अप्रोक्सीमेशन पे जाओ। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है? आपको क्या जान के लेना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर ये रैशनल बन जाएगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये इरैशनल बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्वियसली हमें परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है इसको चेक करना है। ये नंबर क्या है? 6800 एंड समथिंग है, बराबर है, मतलब 6800 के आसपास है। अभी 6000 के आसपास किसका स्क्वायर आता है? एक प्रॉपर नंबर याद करो। जैसे 50 का स्क्वायर ले लिया 2500, 50 इंटू 50 होता है, 5 5 25, तो और आगे 2 जीरोस तो 2500 हो जाएगा। 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर कितना होगा?
4900. बराबर 4900. गुड. एंड 80 का स्क्वायर कितना होगा? 6400 होगा ना. 8 8 64. तो जो 80 का स्क्वायर है दैट इज 6400 और ये जो नंबर है ये 6800, मतलब इससे थोड़ा सा ही ज्यादा है. अगर ये हो गया कि थोड़ा सा ही ज्यादा है, उसके बाद लास्ट डिजिट पे ऑब्जर्व करने का. लास्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है? 9 है. यूजुअली जब एंड में 9 होता है ना, तो आपको मालूम है किसी भी नंबर के एंड में अगर 3 होगा ना, जैसे 13 का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर आता है 169. देखो एंड में 9 मिलता है. 3 का स्क्वायर क्या मिलता है? 9 मिलता है. 23 का स्क्वायर मुझे याद नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि जो लास्ट डिजिट होगा वो 9 ही होगा. तो मुझे लगता है ये 9 है ना, तो हमें 80 से थोड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए जिसके एंड में क्या हो? 3. तो 83 का स्क्वायर करके दिखेंगे ऐसे टाइम पर. समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन से आंसर ढूंढना. 83 का आप जैसे स्क्वायर ढूंढोगे आपको ये आंसर मिल जाएगा 6889. मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. और किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 83 का. इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 6889 की जगह पे लिखेंगे 83 स्क्वायर. अब क्या होगा? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल्ड. आंसर आपको मिल जाएगा सिर्फ 83. और 83 एक इंटीजर है और इसी का मतलब ये एक रैशनल नंबर है. ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? No. ओके. चलो फटाफट 5 मिनट में बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद ये सेकंड सब क्वेश्चन करेंगे एंड आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे. ठीक है? चलो देखो. अगला वाला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 735. कोई बता सकता है? Irrational. Sir, हाँ बोलो. irrational है. इरेशनल है. क्यों? क्यों क्यों क्यों? Sir, क्यों? it's Because not 24 is not a perfect square. perfect Okay, square. It's not okay. a perfect. राइट. 735 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? Irrational number. Irrational number. हाँ हाँ, लेकिन इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? इस चीज को कल एक नया शब्द सीखा था. सर्ड्स. गुड. Third. So this is surd and that's why this is not a perfect square and that's why this is irrational. अगला वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 3. रैशनल या इरेशनल? Sir, irrational. Irrational. श्योर हो? Sir. ओके. देखो वापस वो टेबल को याद करो. ये डेसिमल एक्सपेंशन है. हाँ डेसिमल एक्सपेंशन तो दिख रहा है. मैं वैसे मोबाइल में क्वेश्चंस देख रहा हूँ. आप लोग भी चाहो तो आपके सामने होपफुली क्वेश्चंस होंगे. तो मुझे दिख रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है. एंड में 3 डॉट्स है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. अभी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 टाइप आता है. एक आता है रिकरिंग, एक आता है नॉन रिकरिंग. अगर सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार तो उसको हम लोग बोलेंगे रिकरिंग. लेकिन इस केस में डिजिट्स रिपीट होते हुए मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि 3.0315214 देखो ठीक से ऑब्जर्व करो. 0315214 पहले लिखा है, फिर लिखा है 0315215. पहले 4 था, बाद में 5 आया. मतलब सेम टू सेम नंबर तो रिपीट नहीं हुआ. अगर सेम टू सेम नंबर रिपीट नहीं हुआ तो ये रिकरिंग नहीं है. तो इसका मतलब है नॉन रिकरिंग है. तो ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है. दैट्स व्हाई दिस इज एन इरेशनल नंबर. अब अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4, आप में से कोई बता सकता है मुझे? Sir, rational. रैशनल. व्हाई सो? Sir, because it is terminating number. ओके, इट इज टर्मिनेटिंग, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर. एकदम सही. जिसका आंसर Sir, गलत where है are the प्लीज ऑब्जर्व. questions? I have already sent the questions on group if you don't have. ये वैसे किसका डाउट था? Me, Manthan. अच्छा मंथन. मंथन तुम ग्रुप पे हो ना कि नहीं हो? समर कैंप वाले Yes, मैंने sir. कल आई गेस भेजा था. वापस एक बार भेजो आप लोग को ग्रुप पे. 1 मिनट रुको, मैं वापस एक बार सेंड करता हूँ, आप लोग चेक करो. ठीक है, मैंने भेज दिया है. हाँ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट ओपन कर लो. तो क्वेश्चन नंबर 2, 4th वाला सब क्वेश्चन जो था, ये ऑब्वियसली अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऐसा बड़ा सा नंबर एकदम जानबूझकर मैंने दिया था. लेकिन एंड में क्या दिक्कत थी? एंड में ये था कि 3 डॉट थे ही नहीं. मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन तो है लेकिन 3 डॉट नहीं है, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर. सिंपल. ठीक है. लास्ट सब क्वेश्चन कोई बता सकता है आप में से? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? Rational. ओ Sir, सार्थक. सार्थक के सारे आंसर दे रहा है मुझे तो लग रहा है आज. ठीक है. ये है रैशनल नंबर. इसका रीजन है कि वापस एंड में 3 डॉट्स नहीं दिए मैंने. आप ऑब्जर्व करो ना, मतलब जो बच्चे का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग आया होगा ना, उसका लास्ट क्वेश्चन भी शायद से रॉन्ग आ गया रहेगा, क्योंकि
ऐसे टाइम पर है ना, हम लोग देखो एग्जाम के टाइम पे ना बहुत घाई गड़बड़ी रहती है, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए, एकदम जल्दी 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 में हम लोग होते हैं, तो उस वजह से बहुत बारी ये दिक्कत आती है कि अपन ऑब्जर्व ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक कॉल आ रहा है, मैं रिसीव कर लेता हूँ, 1 मिनट है सिर्फ। ई कॉमर्स वाले अभी भी डिलीवरी कर रहे हैं, पता नहीं था मुझे। सही है। तुम लोग में से कोई मंगाता है कि नहीं ऑनलाइन? यस सर। सब लोग ही मंगाते लगता है। ठीक है चलो स्टार्ट करें। तो ये वाला पार्ट हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 सब क्वेश्चंस है, उसमें से सेकंड वाला जो सब क्वेश्चन है ये तुम्हारा डाउट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा फास्ट करना है, इस वजह से आई वांट कि आप सब लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास है अलग से तो फोन में मत यूज करना, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट दिस इनटू पी बाई क्यू फॉर्म 376.22155 डॉट डॉट डॉट, यही क्वेश्चन है ना? यस नो कुछ बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. ओके चलो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, इसको हम लोग x कंसीडर करते हैं, सो दिस शुड बी इक्वल टू x, तो x इक्वल टू दिस आ गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें एक ही चीज पता है, क्या कि डेसिबल के जस्ट बाद वो नंबर आना चाहिए जो क्या हो रहा है, रिपीट या रिकर। ठीक है, रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है इसमें से, ये 2 2 तो नहीं हो रहा क्योंकि आगे 1 आ गया, ये 5 5 5 मतलब ऑब्वियसली ये 5 जो है ये रिपीट हो रहा है, बराबर है ना? तो ये डेसिमल पॉइंट जो है, जो यहाँ पर है, इसको हटाकर मुझे यहाँ पर लाना है। तो कैसे करेंगे, कितना प्लेसेस पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 1000 3 प्लेस, बराबर। तो दोनों भी साइड में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, 1000 तो मल्टीप्लाई विथ 1000 ऑन बोथ द साइड्स। ये जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1000 x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा देखो, 376,221.555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हम लोगों ने ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब जैसे ही डेसिमल के बाद वो नंबर आ रहा है जो रिकरिंग होगा, तो इस इक्वेशन को अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे 5 6 5 6 5 6 ऐसे होता तो 2 डिजिट्स रिपीट होते हैं, 5 एंड 6। यहाँ पे सिर्फ 5 5 5 5 सारे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है। जब एक ही डिजिट रिपीट होगा तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बता सकते हो? सोच के देखो, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, आप मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को 10 से। तो जब आप दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1000 इंटू 10 कितना मिलेगा, 10,000 x इज इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट एक सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया है तो एक पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर क्या बनेगा, 376,221, एक 5 यहाँ पर आ जाएगा, 0.555 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड 5 है। यहां तक समझ आया सबको? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। मेरी आवाज आ रही है सबको बराबर से? आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसके लिए मैं बार बार पूछते रहूंगा, ठीक है? तो ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट नंबर कर 1 देंगे, माइनस करेंगे। बराबर है। जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो 10,000 में से 1000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 9000 यहाँ पे बचेगा और आगे x बचेगा, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो डेसिमल के बाद वाला चीजें तो सब माइनस होने वाला है एक दूसरे के साथ, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली चीजें तो सेम टू सेम है। बचा कौन सा सब्ट्रैक्शन, ये बचा, ये इतना बड़ा नंबर दिख रहा है 37,62,215, इसमें से किसको माइनस करना है, 37,000 नहीं, 3,76,221। आप कर सकते हो सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेटर पे करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. हाँ करो और बताओ।
The 33,85,990 33,85,992 994. क्या ये जो Sir, आंसर है वो four, बराबर है बाकी लोग? 194. अच्छा 994 बराबर है। अच्छा कोई और वेरीफाई करके बता सकता है ये आंसर करेक्ट है या नहीं है? जल्दी बताओ। कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे करो और बताओ वेरीफाई करके आंसर बराबर है या नहीं। आज सब लोग सुस्त लग रहे हैं। बराबर है। आज आंसर्स नहीं मिल रहे मुझे, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करो। ठीक है, अब ये आंसर बराबर है तो ये 9000 मल्टीप्लाई उधर गए तो डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 33,85,994 डिवाइडेड बाय 9000। ठीक है, दोनों को 2 से जाएगा हमें पता है, तो आप दोनों को 2 से कर लो। मैं फटाफट फटाफट कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ आपके लिए। 33,85,994 डिवाइड बाय 2। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये जो आंसर है 994 के बाद 0.1 है, मतलब 0.01 है, सॉरी। 0.01 नहीं, ये तो गलत है। कैसे पता है? क्योंकि हो ही नहीं सकता। अगर मैं 10 में से 2 माइनस करूं तो सिर्फ 8 बनता है ना, 8.01 तो नहीं ना बनेगा। उसी तरीके से ये 37,62,215 में से 3,76,221 अगर अपन माइनस करें, चलो अपन देखते हैं। मैं पहले ये वाला लिख लेता हूँ, उसके बाद वो वाला देखेंगे। सॉरी सर, मैंने एक 5 कम डाला था अच्छा ठीक है, डेसिमल के बाद। तो ये मतलब बराबर है। यस ठीक सर। है ओके, डिवाइड बाय, देखो मैंने न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 9000 डिवाइड बाय 2 Sir, 4 5 4,500. वेरी गुड 4500। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 0 है। मैं आपको बोलूं अगर इतना बड़ा क्वेश्चन कोई आता है तो इस स्टेप पे आंसर छोड़ देना, क्योंकि ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग कैलकुलेटर पे एक बार ही करके देखते हैं कि क्या ये आंसर बराबर है। 1692,997 डिवाइड बाय 4500, इनका आंसर आया है 376.2215555 और आगे सारे 5 बराबर है अपना। 376.22155 आगे सारे 5 एकदम परफेक्ट है। मतलब ये जो है उसका पी बाई क्यू फॉर्म ये वाला है। किसी को कोई डाउट? डिफिकल्ट था ये वाला क्वेश्चन? No, sir. सिर्फ एक ही दिक्कत था, पता है क्या दिक्कत है? ये देखने में एकदम बड़ा लगता है। यूजुअली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जो लेवल के मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो एग्जाम एकदम ऐसा लगेगा यार क्या ही है ये तो हम लोग नींद में उठ के भी कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपना पिछला एक्सरसाइज की तरफ। याद है किसी को हम लोग कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? 1.3. वेरी गुड, एक्सरसाइज 1.3। सब लोग ओपन करो एक्सरसाइज 1.3। आपने होमवर्क में किया होगा ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला था होमवर्क के लिए, उसके बाद मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 3, फिर बोला था 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये वाला पार्ट था होमवर्क का। बाकी के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इस एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दे दूंगा पी बाई क्यू फॉर्म का, लेकिन वो हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। ठीक है, मैं कौन सा वाला क्वेश्चन करूंगा वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो वाला मैं आपके लिए कर दूंगा। एक मिनट मैं भी ओपन कर रहा हूँ। हाँ बोलो, आपकी आवाज कट हो रही है, अगर किसी को कुछ बोलना है तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 जरा सब लोग ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और उसके ऊपर है बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, then how? ठीक है, देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, 1/7 का आंसर दिया हुआ है और 1/7 का आंसर उन्होंने बोल दिया 0.142857 और 142857 के ऊपर ऐसा बार बना दिया। उन्होंने बोला कि 1/7 का आंसर ये है, तो बताओ 2/7 का आंसर क्या होगा, बताओ 3/7 का आंसर क्या होगा, बताओ 4/7 का आंसर क्या होगा, और बताओ 5/7 का आंसर क्या होगा। आप में से कोई बता सकता है? Yes, sir. कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ।
सर हम अभी 2/7 को 2 into 0.14 वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये किसने बताया वैसे? सर सार्थक। सारे आंसर सार्थक ही बता रहे कि क्या आज? चलो देखो Sir, समझाता division. हूँ। ओके, डिवीजन करके देखो, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है ना आपको, लेकिन कि विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट। विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट का मतलब डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, देखो सब लोग ऑब्जर्व करो। ये 2/7 को अपन और कौन से वे में लिख सकते हैं? ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 into 1/7। इसी को मल्टीप्लाई किया तो वापस 2/7 बनेगा, तो ये भी सही है। और जहां पे आपको 1/7 दिख रहा है, उसकी जगह पर आप क्या पुट करोगे? 1/7 का ही मतलब है ये चीज। तो आपको क्या मिलेगा? ये क्या था? ये 2/7 का आंसर था। तो 2/7 मतलब ये, और इसी का मतलब है 2 into 1/7 की जगह पर ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब 0.142857, और इसके ऊपर ऐसे बार बना दिया। अब जरा ऑब्जर्व करो, जब मैं 2 से इस सब को मल्टीप्लाई करूंगा, आपको एक्चुअली मल्टीप्लाई पूरे का पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ पहले 2 डिजिट्स की तरफ ऑब्जर्व करो। जब मैं इस 2 से इस 14 को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या बनेगा? सोच के देखो। 28। 2 बराबर है, 2 से इस 14 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर बनेगा 28। मतलब 2/7 का आंसर स्टार्ट होना चाहिए 0.28 से, बराबर है। और उन्होंने तो बोला है कि ये रिकरिंग है, तो 2/7 का आंसर पता है क्या बनेगा? 0. ये 28 से स्टार्ट होना चाहिए, तो अपन लिखेंगे 28, फिर लिखेंगे 57, और फिर लिखेंगे 14, और उसके ऊपर बना देंगे बार। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? ओके, अब हम लोग अगला वाला इसी तरीके से ट्राई करेंगे करने के लिए। देखो सब लोग जरा शांति से ऑब्जर्व करो, आगे क्या लिखा है? 3/7। आप में से कोई मुझे बता सकता है 3/7 का आंसर क्या आएगा? 3 Sir, 3 into 3 1/7. into 1/7. गुड। देखो 3/7 का क्या मिलेगा? 3 into 1/7, मतलब क्या मिलेगा? 3 into 1/7 की जगह पे अपन लिखेंगे ये 0.142857, बराबर है ना? और इसके ऊपर बार। अब 3 से जब मैं इस 14 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 3 कितना मिलता है? 42. 42 दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में? कहां पर आ रहा है? ये रहा 42। समझ में आ रहा है? तो हमें इसका आंसर मिलेगा 0. पहले आएगा 42, मतलब 42 आएगा। अगर 42 के ऑर्डर में चले गए तो पहले 4, फिर 2, फिर आएगा 8, फिर 5, फिर 7, और फिर एंड में आएगा 1। तो 4 2 8 5 7 1, और इसके ऊपर बार। सेम गोज विथ 4/7। 4/7 के लिए क्या करेंगे? 4 into 1/7, और 1/7 की जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला वैल्यू। मतलब मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। 14 4 जा कितना होता है? 56. 56। अभी आपको यहाँ पे कहीं पे 56 दिख रहा है? No, कहीं पर sir. भी नहीं दिख रहा, लेकिन 57 जो है ये 56 के एकदम पास में है। तो आप ऐसे टाइम पर इसको पहला वैल्यू कंसिडर करोगे। अगर 56 नहीं है तो उसके जस्ट पास में उससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू कौन सा है उसको ऑब्जर्व करना है। समझ में आया? तो 56 से थोड़ा सा बड़ा है 57, तो यहां से स्टार्ट होगा इसका आंसर। तो ये आंसर बन जाएगा 0. पहले क्या आएगा? 5 7, फिर आएगा 1 4, फिर आएगा 2 8। समझे? तो 5 7 1 4 2 8, और इसके ऊपर बाहर। 5/7 का आंसर आप में से कोई बता सकता है? Sir, 5 into 1/7. ओके, और 1/7 की जगह पर ये वैल्यू, तो 14 5 कितना होता है? 70। 70 मतलब 71 यहाँ पे क्लोजेस्ट है। वेरी गुड, जिसने भी 71 बोला। 14 5 तो 70 होता है, आपकी बात बराबर है, लेकिन यहाँ पे 70 नहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 आएगा वापस। ये रिकरिंग का मतलब तो आप समझते हो ना कि 1 4 2 8 5 7 है, तो आगे भी सारे के सारे नंबर 1 4 2 8 5 7 ही है। तो अगर आप 7 से स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि 14 5 70, तो 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर वापस 7 आने वाला है। तो उस तरीके से आपका आंसर बनेगा 0.7। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। 7, उसके बाद कौन मिलेगा? 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, और इसके ऊपर बार। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. आंसर समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली आप घर पर भी अभी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में से थर्ड सब क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 3 में से थर्ड सब क्वेश्चन, ये किसी को बताने की जरूरत है? किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आया? No, sir. श्योर? किसी को भी डाउट है तो बिंदास पूछो, डरो मत।
क्योंकि ये क्वेश्चन सारे फाइनल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट तुम्हारे यूनिट टेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ तुम्हारा यूनिट टेस्ट ऑनलाइन हुआ, फाइनल एग्जाम तो ऑफलाइन ही होगा ना, तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि बैकलॉग मत रखो। जितना ज्यादा बैकलॉग रखोगे उतनी ज्यादा तकलीफ 10th स्टैंडर्ड में होगी। तो अगर किसी को थर्ड सब क्वेश्चन में डाउट है तो बिंदास पूछो, बिना डरे। नहीं है तो फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, अच्छा किसी को डाउट है? सर बी वाला। बी वाला मतलब कौन सा? सेकंड 0.477 के ऊपर बार। ओके थर्ड। ओके ओके, देखो 0.47 बार, ये आपका क्वेश्चन है। किसके ऊपर बार दिखता है? 7 के ऊपर। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो 7 ही रिकरिंग है, या 7 ही सिर्फ रिपीट होगा। अब इसको क्या करेंगे? x कंसिडर करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डेसिमल के जस्ट बाद वो नंबर आना चाहिए जो रिपीट हो रहा है। रिपीट तो ये 7 हो रहा है, तो डेसिमल के क्या जस्ट बाद 7 आ रहा है? नहीं, डेसिमल के बाद तो 4 आ रहा है। तो पहले इस 4 को डेसिमल के लेफ्ट में लेना पड़ेगा ताकि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ सके। बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 10। वेरी गुड, जिसने भी आंसर बताया। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो लेफ्ट पे क्या बचेगा? 04। 04 का ही मतलब होता है 4 पॉइंट। 4.777 ओके 4.777, 3 डॉट आगे दे दिया आपने। इसको अभी क्या देना है? इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ 7 अकेला डिजिट है। अगर ये अकेला डिजिट है तो इस इक्वेशन नंबर 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऑब्जर्व कर रहे रहोगे तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इस वजह से मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमें दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 10 इंटू 10 कितना मिल जाएगा? 100। x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस पीछे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 10 चला गया, कितना बचा? 90x बच गया इधर। और राइट हैंड साइड में क्या बचा? पॉइंट के आगे वाला पार्ट तो चला गया, तो बचा क्या? 47 माइनस 4, आंसर मिलेगा 43। अब सर ये 90 90x मल्टीप्लाई, कैसे आया? देखो बताता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 दिखा आपको? उसमें से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में अब तक करते आ रहे हैं। हाँ बोलो। आंसर हाँ हाँ बोलो ना, क्या हो गया? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। चलो कोई नहीं, मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूं, अगर उसके बाद भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। देखो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को ही सब्ट्रैक्ट करेगा, और राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला पार्ट, राइट हैंड साइड का मतलब होता है इक्वल टू के राइट साइड वाला पार्ट। तो आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कौन सा है? 100x। और इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कौन सा है? 10x। हम क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मतलब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, इसी का मतलब है 100x में से 10x को सब्ट्रैक्ट करो। तो 100x में से 10x चला गया तो क्या बचा? 90 बचा ना। Yes. आपके पास 100 लड्डू थे, 100 में से आपने 10 लड्डू खा लिए, बचे कितने? 90 बचे। समझे? उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड से 1 के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करो, डेसिमल के आगे का पार्ट तो एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला पार्ट सेम ही होता है, हम लोगों ने वो पहले ही मेक श्योर किया हुआ है। तो पॉइंट के बाद वाला पार्ट तो कट हो जाएगा, बचा कौन सा पार्ट? ये 47 बचा, और इधर बचा 4। तो 47 में से 4 गया, कितना बचेगा? 43। अब ये जो 90 है ये मल्टीप्लाई, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इधर क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाय 90। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो ना ये 2 के टेबल में आएगा, ना 3, ना 5, ना 7, ना 11, ना किसी और नंबर के। ये सिर्फ और सिर्फ 43 के टेबल में आ सकता है। समझ में आया? इस वजह से ही आपका फाइनल आंसर। जिसका भी डाउट था क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो सही है। और सर- कोई क्वेश्चन में डाउट? हाँ बोलो। सर ऐसी सिचुएशन में हमें हमेशा फ्रैक्शन पे ही छोड़ देना चाहिए, हाँ। उसका डेसिमल निकालना चाहिए, डिवाइड। अगर समझो इसका डेसिमल आप निकालते हो ना तो वापस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ आ रहा है? Okay. मतलब 43/90 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा।
तो मतलब क्या है करने का, समझे? यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, डेसिमल फॉर्मेशन को पी बाई क्यू फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये उनका सवाल है। तो जिस मोमेंट हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया उस मोमेंट उस आंसर को छोड़ देना, क्योंकि अगर आप इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो तो वापस यही आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा, मतलब आपने क्वेश्चन से आंसर बनाया फिर वापस आंसर से क्वेश्चन बना लिया, समझ आ रहा है? और वो चीज नहीं करनी ऑब्वियसली। चल, होपफुली अभी पी बाई क्यू फॉर्म इजी लग रहा होगा आपको। और कोई क्वेश्चन में डाउट? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। मुझे एक डाउट है, हाँ, सर हम टर्मिनेटिंग नंबर को पी बाई क्यू में फॉर्म कर सकते हैं क्या? टर्मिनेटिंग नंबर को पी बाई क्यू में आप एक्चुअली फॉर्म कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है वो, इस प्रोसेस से नहीं हो सकता। उसको करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे तो। देखो मैं तुमको समझाता हूँ, टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या होता है। ऐसा एक नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 3.37829168559, बराबर है कि नहीं? ये एंड में 3 डॉट आए ही नहीं तो ये टर्मिनेटिंग है। अब ये जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? चलो मैं बताता हूँ। कितने प्लेसेस डेसिमल के बाद है जरा ऑब्जर्व करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस है डेसिमल के बाद। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के ऊपर 10 जीरोस के साथ, 10, और सेम नंबर से डिवाइड भी कर देना है 1 के ऊपर 10 जीरोस। जब आप न्यूमरेटर को 10 जीरोस मतलब ये 1 के ऊपर 10 जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल पॉइंट निकल के इस 9 के पीछे आ जाएगा। इन शॉर्ट डेसिमल पॉइंट ही हट जाएगा, तो आपका जो न्यूमरेटर का नंबर है वो बन जाएगा 33782916859, ऐसा बनेगा। और डिनोमिनेटर क्या बना? 1 उसके ऊपर 10 जीरोस। ये बन गया तुम्हारा पी बाई क्यू फॉर्म। इजी था? यस सर। अब छोटा सा तुमको करके दिखाता हूं। समझो तुम्हारे पास है 0.23, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, इसके एंड में 3 डॉट्स नहीं है, और उन्होंने बोला कि इसका पी बाई क्यू फॉर्म कन्वर्ट करके दिखाओ। कितने डेसिमल के बाद प्लेसेस है? 2 ही प्लेसेस है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से और डिवाइड भी करोगे 100 से। मतलब क्या होगा? 0.23 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और डिवाइड भी कर दिया 100 से, तो 0.23 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर मिल जाएगा सिर्फ 23, और डिवाइड बाय 100 एज इट इज। ये बन गया आपका पी बाई क्यू फॉर्म इसी चीज का, समझे? यस सर, समझे। इसी तरीके से एक और आप टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो। ये हम लोग यूजुअली करते हैं, अब तक भी करते आए हुए हैं। जैसे आपने कभी ये देखा होगा ना 0.5, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं? इसी को तो अपन लिखते हैं 1/2, याद आया किसी को? फिर 0.25 होता है, इसको अपन लिखते हैं 1/4। बट ये आता कैसे है इसको पहले समझते हैं। ये इतना कॉन्सेप्ट समझा के अपन वापस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। होपफुली सबको पता होगा, लेकिन सेम टू सेम प्रोसीजर है। 0.5 का आंसर 1/2 कैसे आया? 0.5 डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस है? एक ही है, तो इस क्वेश्चन को मतलब इस 0.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड भी करेंगे 10 से। जब 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर मिलेगा 5 और डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर क्या मिला? 1/2। इस तरीके से आपको 0.5 का आंसर मिलता है 1/2। सेम गोज विद दिस 0.25, ठीक है? ये वाला आपके लिए मैंने छोड़ दिया, ये आप खुद से भी कर सकते हो। इसमें आंसर भी बता देता हूँ। 0.25 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में बनेगा 25, डिनोमिनेटर में रहेगा 100, तो 25/100 मतलब 1/4, ठीक है? चलो अच्छा, और किसी को कोई डाउट या आगे बढ़े? कुछ भी नहीं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 0.9999 और उसके ऊपर 0.9 के ऊपर बार है बेसिकली, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, और आपको उन्होंने बोला पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। किसी ने आप में से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? यस सर। ओके, आंसर क्या मिला? सर 1। ओके, आपको पता है आंसर क्यों मिला? इमेजिन करके देखो, तुम फाइनल एग्जाम में गए हो, फाइनल एग्जाम में तुमको आया 79.99999999%।
कितना मिला 79 हाँ बराबर है। जब आप 79.9999 आ जाएगा अगर आपको, तो आप क्या बोलोगे, मेरे को 80% आ गया। आप 79.99 थोड़ी ना बोलोगे सबको, तो उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना। उस वजह से ये जो 0.9999 डॉट 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 जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि 0.99 का ही मतलब होता है 1। समझ में आया? कोई अगर आपको बोलता है कि आपका जो शूज आपने लिया है इसका हो गया 4299 रुपीज, आप उसको कितना पैसा दोगे? बराबर 99 रुपीज हाथ में दोगे क्या? नहीं, आप क्या करते हो 4300, हाँ चल ले ले, 1 रुपया रख लेते तेरे पास। तो उसी तरीके से ये होगा, समझे? मैं करके दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू अपने को कंसिडर करना है 0.999 डॉट डॉट डॉट। हमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना होता है, क्या डेसिमल के बाद ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है? आंसर है हाँ, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि डेसिमल के बाद डेसिमल के जस्ट बाद वो नंबर आया जो रिपीट हो रहा है। अब कितने डिजिट इसमें से रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ एक, वो है 9। अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो दोनों भी बाजू में अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 10, x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनेगा एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे शिफ्ट करके 9.999 डॉट डॉट डॉट, इसको दे दोगे आप इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट, जैसा कि अब तक हम लोग करते आए। तो 10x में से एक x चला गया, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 10x में से एक x गया, कितना बचा? 9x। आपके पास 10 लड्डू थे, उसमें से आपने एक लड्डू खा लिया, बचे 9 लड्डू, मतलब 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला पार्ट ऑब्जर्व करो, 0.999 डॉट 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 0.999 डॉट डॉट डॉट। आपको एक ही चीज मेक श्योर करनी है कि जो आपका इक्वेशन नंबर 1 आया और जो आपका इक्वेशन नंबर 2 आया, इसमें डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम टू सेम ही होना चाहिए, अदरवाइज आप p/q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अब तक मैंने आपको जो जो प्रोसीजर सिखाया है, अगर आप उस वे में एग्जैक्ट सेम वे में करते रहो ना, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वैसे का वैसा आएगा। अगर इनकेस अगर आप कोई शॉर्टकट फॉलो कर रहे हो या कुछ और फॉलो कर रहे हो, तो ये मेक श्योर करना कि जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में होगा, तो डेसिमल के बाद वाला जो भी नंबर्स है वो सबका सब सेम होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या 9, और उसमें से किसको माइनस करना है? 0 को, तो 9 माइनस 0 आंसर मिलेगा आपको 9 इटसेल्फ। फिर ये 9 मल्टीप्लाई उधर गए तो डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 9/9, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, so x is equal to 1/1 which is also equal to 1। तो 0.999 का आंसर आ गया 1, ये p/q फॉर्म में, या फिर इसी को आप लिख सकते हो p/q फॉर्म में, तो 1/1 लिखा तो भी कोई दिक्कत। समझ में आया? और ये ऐसा आंसर क्यों आया? क्योंकि 0.999 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 1 इटसेल्फ। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सब लोग का ध्यान बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, what can the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। ठीक है, किसी ने परफॉर्म किया डिवीजन कि नहीं? किसी ने भी नहीं किया? ओके, देखो आपको क्या करना है मैं समझाता हूं। आपको उन्होंने बोला है कि ये जो 1/17 है ना, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और चेक करो कि कितने डिजिट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। अभी ये 1/17 है, इसका मतलब ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, अच्छा किसी का माइक ऑन है, एक मिनट ऑफ कर दो कोई, तो मैं देखता हूँ किसका ऑन है। ठीक है सुमित, तुम्हारा माइक ऑफ कर दो। ओके थैंक यू। हाँ, अगर ये 1/17 इस फॉर्म में मतलब p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिकरिंग। कभी कभी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, मतलब अगर डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ना, उसके बारे में बाद में बताता हूँ, टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। अभी के लिए ये बात याद रखना कि अपन में 17 है, तो ये शॉर्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगा। लेकिन ये 1/17 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका आंसर और नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है, तो वो शॉर्ट रिकरिंग होगा। तो ऐसे कितने डिजिट्स इस डेसिमल एक्सपेंशन में है जो रिपीट होंगे या रिकरिंग होंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली डिवीजन करके। आपको डिवाइड करना है 17 को 1 से, सॉरी 1 को 17 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 17 है, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 17। अब क्या करोगे?
अभी 17 से 1 को तो जाएगा नहीं, तो एक जीरो आपने ले लिया, तो एक डेसिमल पॉइंट दे दिया, फिर एक और जीरो ले लिया। 17 कितना आएगा, 5 से आएगा शायद से। 17 5 से 85 बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा 85, यहाँ पे चला गया 2 नहीं 15 बचा, ठीक है। 15 को तो 17 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक जीरो। अब इसके बाद वाला पार्ट कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा? 17 कितने जा और कौन सा टेबल, किसी को आता है 17 का टेबल? 17 9 जा होता है, मालूम है कितना? 153 होता है शायद। तो 17 8 जा कोई बता सकता है आप में से? So 153. 9 152. हाँ 17 9 जा 153, 17 8 जा कितना? बताओ जल्दी जल्दी, टेबल लर्न करने पड़ेंगे तुमको। So 136. 136 परफेक्ट। So 17 8 जा 136 आएगा, एक्चुअली 3 नहीं आएगा। तो इसको अपन ने ये कर दिया, आंसर मिलेगा आपको 14। आगे क्या मिला? एक जीरो और मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद 140 आया तो वापस 136 ही लेना पड़ेगा, मतलब वापस 8 लेना पड़ेगा। 136 यहाँ पे बचा 4 के आगे एक जीरो ले लिया, 17 2 जा 34 आ गया, यहाँ पे बचा 6, एक जीरो आ गया। 17 3 जा 51, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 51, माइनस करके यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे एक जीरो। 17 5 जा 85, तो यहाँ पे आएगा 85, माइनस कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 5, एक जीरो। 17 2 जा 34 आ जाएगा, माइनस कर दिया, इधर आ जाएगा 16 को तो 17 से जाएगा नहीं, फिर क्या करेंगे? एक जीरो और लेंगे यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे एक जीरो लेते हो, शायद से यहाँ पे भी आपको एक जीरो लेना होगा। एक मिनट में चेक करता हूँ। नहीं, एक जीरो फ्री का होता है, सॉरी। मैं आपको पता है डेसिमल में एक जीरो फ्री का कैसे लिया जाता है? किसी को अगर नहीं पता होगा तो मैं समझाता हूँ वो चीज। कि देखो, अगर समझो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे है 30, तो 16 1 जा कितना मिला? 16, यहाँ पे कितना मिला? 14। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, जैसे डेसिमल पॉइंट आता है तो एक जीरो आपको फ्री कॉल लेना होता है। फिर इसके बाद अपन इसको करते हैं सॉल्व, और उसके बाद अगर समझो कोई आंसर आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 आ गया, तो उसके बाद अब एक जीरो फ्री का ले सकते हो, उसका यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं आता, ये चीज याद रखनी। जैसे यहाँ पर भी इसको सब्ट्रैक्ट करके 16 मिला था, तो मैंने एक जीरो फ्री का ले लिया, या इसका यहाँ पे एंट्री नहीं आता। अगर आपको एक और जीरो लगा तो फिर यहाँ पे एक जीरो बनता है, लेकिन एक जीरो फ्री का आपको मिलता है जिसका एंट्री ऊपर नहीं आएगा। अब 160 17 के टेबल में कब आएगा? सोच के देखो। 29 बस सर। बराबर। हाँ बोलो। दो जीरो डाले तो क्या करना होगा क्वेश्चन में? देखो, दो जीरोस अगर आपने ले लिए ना, एक जीरो तो फ्री का होता है, मतलब उसका एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन अगर समझो दूसरा जीरो आपने ले लिया तो इधर एक जीरो का एंट्री आएगा। समझ में आया? समझो यहाँ पे आपका 5 बचा था, अभी 16 से 5 को तो जाएगा नहीं, तो आपने एक जीरो ले लिया फ्री का, ठीक है। एक जीरो फ्री का ले लिया, तो ऐसे टाइम पर उसका एंट्री यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन इमेजिन करो कि यहाँ पे 160 होता और यहाँ पर 5 बचा है, ऐसा बस सोच के देखो, ठीक है। ऐसे टाइम पे आप एक जीरो तो ले लोगे फ्री का, उसका एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अभी भी इस 160 से इस 50 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो आपको एक और जीरो लेना पड़ेगा। जब आप एक और जीरो लोगे तो इस सेकंड वाले जीरो का एंट्री यहाँ पर बनेगा। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अभी यहाँ पर है 160 और हम लोगों ने 9 जा लिया। 17 9 जा होता है 153, कितना बचा? 160 में से फिर बराबर है, तो इधर लिख लेते हैं 0 7, या सिर्फ 7 बचा है। अब 7 को जाएगा तो नहीं, तो एक जीरो फ्री का ले लिया। 17 4 जा पता है कितना होता है? Sir 41. 68. नहीं, हाँ 68। 17 4 जा 68, तो इधर बचेगा 2, यहाँ पे 4 जा लिखना बाकी रह गया। अब ये 2 आ गया, एक जीरो अपने फ्री का ले लिया। 17 1 जा 17 लेना पड़ेगा, तो इधर आ गया 1, यहाँ पे आ गया 17, बच गया 3, यहाँ पे आ गया 0। 17 कितने जा 30, 17 1 जा 30, मतलब 17 1 जा 17 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 17 2 जा 34 हो जाता है। तो माइनस कर दिया, इधर कितना बचा? 13 बचा। इसके ऊपर एक जीरो ले लिया आपने फ्री का, क्योंकि 13 को तो 17 से जाएगा नहीं, तो 130। अब 130 के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको याद है 130 के आसपास हमारा एक आंसर आया था यहाँ पे, जब हम लोगों ने 8 जा लिया था। 7 जा लेकर देखो, 17 7 जा कितना होता है? 119. श्योर हो? 119? Yes, sir. ओके, तो 17 7 जा 119, इधर कितना बचा? 11 बच गया। अभी इसके बाद 11 को भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। अब 110 बन गया,
तो 7 जा भी नहीं, 6 जा लेना पड़ेगा अभी तो। 17 6 जा कोई बता सकता है आप में से कितना होता है? Sir, 102. 102 श्योर हो? Yes, sir. ओके 102 110 माइनस 102 आंसर मिलेगा 8। अब आप इस 8 के आगे एक जीरो फ्री का ले लिया तो 17 5 जा 85, तो 17 4 जा आ जाएगा 68, सॉरी 68 लिखता हूं यहाँ पे, तो 80 में से 68 गया इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी देखो कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, अभी भी नहीं रिपीट हो रहा। तो 80 में से 68 गया, कितना बचा? 12 बच गया। इस 12 को तो आप 17 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो एक जीरो आपने फ्री का उठा लिया। अब 120 के आसपास कोई नंबर याद है? 119 आया था, लेकिन कब आया था 119? 7 जा ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 जा 119 माइनस कितना बचा? 1 बच गया यहाँ पे, आपने अभी एक जीरो ले लिया, ठीक है। अब एक जीरो लेने के बाद क्या आपका आंसर यहाँ पर कुछ बनता है? मतलब 10 को 17 से नहीं जाएगा, तो एक और जीरो लेना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे आप यहाँ पे जीरो कंसिडर करोगे। जैसे आपने जीरो कंसिडर कर लिया, अभी 100 हो गया, 17 5 जा वापस 85 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 85, यहाँ पे कितना बचा? 15 बचा, ठीक है। अब जरा शांति से ऑब्जर्व करो, 15 के बाद एक जीरो आएगा, कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो इधर से वापस स्टार्ट हो गया, 185 150 185 150 आ गया, मतलब ये जो 5 है वो यहाँ पे आ गया वापस, मतलब ये इतने सारे डिजिट्स क्या हो रहे हैं? रिपीट। समझ में आया? वापस एक बार बताऊं, देखो हम लोगों ने क्या क्या किया है और उनका क्वेश्चन क्या था वो पहले समझा देता हूं। क्वेश्चन उनका ये था कि आपको 1/17 को सॉल्व करके दिखाना है डेसिमल एक्सपेंशन में, और डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें कितने सारे डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चले निकल पड़े सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने सॉल्व किया किया किया, यहां तक हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया, हमें एक भी डिजिट वापस रिपीट होते हुए नहीं दिखा। हाँ, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया था, लेकिन तब जो रिमाइंडर का वैल्यू था ना वो डिफरेंट था। इस वजह से हमें पता था कि आगे का वैल्यू, जैसे इधर 5 के बाद 8 आया, इधर 5 के बाद क्या मिलेगा? 2 मिला यहाँ पे। इस वजह से कोई भी डिजिट इसमें से रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 100 आ गया तो मुझे पता था 100 5 जा 85, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 जा 85। अब कितना बचा? 15 बचा, फिर एक जीरो डाल दिया, फिर उसके बाद आएगा 8 जा 136, तो यहाँ पे आएगा 8 136, यहाँ पे कितना बचेगा? 14, मतलब एक जीरो मिलेगा। ये 140 है, मतलब वापस 8 जा लेना पड़ेगा 136। तो आप अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे देखो वापस इस जीरो के बाद 588 आना स्टार्ट हो गया, और 588 इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आया था, या इस डेसिमल एक्सपेंशन के स्टार्ट में आया था। तो अब हमें ये बताना है कि कहाँ तक डिजिट्स रिपीट हुए, इस पॉइंट तक रिपीट हुआ। तो 588 वापस आना है, इसके आगे स्टार्ट हो गया, मतलब अभी जैसे मैं इसको सॉल्व करते आगे जाऊंगा तो वापस इतने सारे डिजिट्स बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कितने डिजिट्स है वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स ऐसे है जो क्या हो रहे हैं? रिकर हो रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं। तो याद रखना 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन इतना लंबा होगा। आपको प्रॉब्ली एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4 मार्क्स के लिए। यूजुअली मैंने देखा नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई टीचर्स डाल देते हैं। अगर वैसा हुआ तो तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? Sir. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ डिवीजन ही किया, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। और आपको क्या बताना है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज, मतलब ये स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में डालता हूं तो कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं? 16 डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब लोग ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये वैसे। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? Okay. देखो ये क्वेश्चन आपको क्या बताता है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करो जिसके अंदर आपका जो p by q फॉर्म में क्वेश्चन है ना, जैसे 3/10 एग्जांपल दे रहा हूं बस, इसका जो आंसर आएगा ये आंसर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। जैसे इसका आंसर है 0.3, यहाँ पे खत्म हो जाता है।
तो Q जो होता है, ये न्यूमरेटर को अपन P बोलते हैं, डिनोमिनेटर को Q बोलते हैं। तो Q को कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होता है, तब जाकर जो आपका इसका P by Q फॉर्म का जो डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर आएगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। टर्मिनेटिंग मतलब एंड में 3 डॉट्स नहीं आएंगे। किसी को पता है कि डिनोमिनेटर में क्या आने के बाद टर्मिनेटिंग हो जाता है? किसी को भी नहीं? चलो मैं बताता हूं। देखो 3 चीजें हैं। कितनी? 3। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ गया, आपका आंसर हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन जो रहेगा वो टर्मिनेटिंग बनेगा। डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आया तो भी आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग बनेगा। या फिर डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों भी आए, मतलब 2 and 5। उसके अलावा एक और है, डिनोमिनेटर में 2 का पावर मतलब 2 raised to m इंटू 5 raised to n, ये m और n की जगह पर कोई भी नंबर जा सकता है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आपको डिनोमिनेटर मिलता है, सिर्फ इस फॉर्म का मतलब है 2 और 5 के अलावा और कोई भी पावर वहां पर नहीं चाहिए, तो जो आपका इस P by Q फॉर्म का आंसर होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हम लोग एग्जांपल्स में डालकर देखते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रॉब्ली 15, तो मुझे क्वेश्चन क्या मिलेगा? 15/2 लिख दिया। 15/2 इसका आंसर मुझे मिलता है 7.5। इधर ही खत्म हो गया। मतलब ये क्या आया? टर्मिनेटिंग। मतलब जो पहला कंडीशन है ये करेक्ट है। दूसरा कंडीशन ऑब्जर्व करो, अपॉन में 5 आपको दिखेगा। अपॉन में 5 का मतलब क्या है? कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 13 डिवाइड बाय 5। 13 डिवाइड बाय 5 चाहिए तो बाजू में सॉल्व करके देख लेते हैं। ये पक्का टर्मिनेट ही होगा। कितना आएगा? देखो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। 5 2 = 10, बचा कितना? 3, इधर आएगा 0, यहाँ पे आएगा हाँ 5 6 = 30, तो इधर आएगा 0। आपको आंसर मिलेगा 2.6। मतलब अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आया तो भी आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। 2 × 5 का मतलब समझते हो? 10। अगर डिनोमिनेटर में 10 आ गया तो भी आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, जैसे कि 15/10। इसी को आप लिख सकते हो, जब भी डिनोमिनेटर में 10 आता है तो अपन लिखते हैं 1.5, ठीक है। अब 2 raised to m इंटू 5 raised to n, m और n की जगह पर अपन कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जैसे 2 and 3 में पुट कर देता हूं, या मैं यहाँ पर 2 and 1 पुट कर देता हूं। तो अगर ऐसा कोई देखना है तो 2 raised to m मतलब 2 raised to m की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया और n की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया, तो 5 raised to 1 हो जाएगा। और न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू डाल दो। फॉर एग्जाम्पल कौन सा वैल्यू डाले अपन? 26 डाल के देख लेते हैं, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करो कितना होता है? 4 इंटू 5 raised to 1 क्या मिलेगा? 5, और न्यूमरेटर क्या मिलेगा? 26। तो आंसर मिला है 26/20। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आपको मिलेगा। चाहिए तो यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। 26 डिवाइड बाय 20 आ गया। 21 = 20, इधर कितना बचा? 6 बचा, यहाँ पे एक 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट। 23 = 60, आंसर कितना मिला इसका? 1.3। समझ में आया? अब आपको क्या याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जब जब 2 आएगा, जब जब 5 आएगा, जब जब 2 × 5 आएगा, या जब जब 2 raised to m इंटू 5 raised to n आएगा, तब तब आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहां तक समझ में आया? मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको मुझे बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ मुझे उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 785 डिवाइड बाय 250। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? सोचो और बताओ। आपको सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कौन सी? अगर आपका डिनोमिनेटर 2 raised to m इंटू 5 raised to n के पावर में है, या फिर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का कोई पावर है, या डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 का कोई पावर है, तो आपका आंसर टर्मिनेटिंग में ही आएगा। टर्मिनेटिंग। ओके,
एक बच्चे का सिर्फ आंसर मिला, बाकियों को शायद थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी, मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। डिनोमिनेटर आपको दिखता है 250, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखो कैसा बनेगा। 125 इंटू 2 आप लिख सकते हो 250 की जगह पर। मैं सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 250 को हम लोग लिख सकते हैं 125 इंटू 2, और ये जो 125 है ये मुझे पता है 5 का क्यूब होता है ना शायद, आप याद करो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ 5 का क्यूब इंटू 2। इन शॉर्ट ये क्या मिला, 2 का भी पावर है इधर और 5 का भी पावर है। अगर ऐसे फॉर्म में अगर ये बनता है तो ये शॉर्ट क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। समझ में आया? सबको समझा? बाकी लोग सार्थक के अलावा बाकी लोग आंसर करो। Yes, sir. ओके, हम लोग एक और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, अभी आप मुझे जवाब देना, ठीक है? आप में से कोई बता सकता है इसका आंसर कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? एक मिनट का टाइम ले लो आराम से, कोई घाई नहीं। टेंशन आ गया क्वेश्चन देख के? Sir, non-terminating. वाइस हो, और ये किसने बताया वैसे आंसर? आपका नाम बताओ जिसने भी आंसर बताया। Sir, terminating. टर्मिनेटिंग, ओके नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। और किसी को कोई आंसर आया टर्मिनेटिंग या Sir, नॉन टर्मिनेटिंग? terminating. अच्छा टर्मिनेटिंग है, ओके। देखो हमें सिर्फ और सिर्फ इस डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। किसी ने आप में से डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई किया है, और अगर किया है तो आपका आंसर क्या मिला? सर मैंने हाँ, आंसर क्या मिला? 1512.5। और किससे फर्दर सिंप्लीफाई किया? 1012। 2 हाँ, से। 2 से डिवाइड किया आपने दोनों को। हाँ नहीं, डिवाइड नहीं करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है फैक्टराइज करना। आप फैक्टराइज करना सीखा है? जैसा ये होता है देखो 16, तो 16 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 8। फिर इस 8 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और फिर इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ये तो सेम टू सेम आएगा, इंटू 4 की जगह पर आएगा 2 इंटू 2। इसको बोलता है फैक्टराइज करना। इस तरीके से इस 3025 को हमें फैक्टराइज करना है। तो 3025 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? न्यूमरेटर को देखो ही मत, न्यूमरेटर का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। आपको जब वो लोग पूछते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करते जाना है। डिनोमिनेटर में आपको दिखता है 3025, एंड में 5 दिखा, मतलब इस पूरे नंबर को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। सो आंसर बोलो फैक्टराइजेशन का। हाँ बोलो। 5 वापस इंटू 5 इंटू 5 इंटू हाँ 11 हाँ, इंटू। ये आपका आंसर मिला है फैक्टराइजेशन का। इसका मतलब आंसर क्या मिला? डिनोमिनेटर में देखो 5 इंटू 5 का ही मतलब होता है 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। आप याद करो मैंने क्या बताया था। डिनोमिनेटर में एक तो 5 आना चाहिए, एक तो 2 आना चाहिए, एक तो 5 एंड 2 का कॉम्बिनेशन भी चलेगा, या 5 एंड 2 के कोई भी पावर भी चलेंगे, बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक 5 और एक दूसरा क्या आया, 11 आ गया। अगर ये 11 आया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग। Yes, this is non-terminating. This is not terminating because there is 11 and we don't want 11. We only want 5 or 2 or 5 as well as 2. समझ में आया? In the denominator when we factorize it. Okay. इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ 3125। अब कोई करके दिखाओ, जल्दी जल्दी करो और बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? Terminating. किसने बताया ये? अरे नाम तो बताओ, मैं हर बार 4 में नहीं देख सकता। ठीक है, कुछ बच्चे बोले टर्मिनेटिंग,
एक ही बच्चे ने अदर बोला अब तक टर्मिनेटिंग, बाकी लोग बताओ जल्दी। टर्मिनेटिंग होगा सर या नॉट? टर्मिनेटिंग। अच्छा, पूर्वा को लग रहा है टर्मिनेटिंग, सुमित को क्या लग रहा है? अच्छा टर्मिनेटिंग ओके ओके, सार्थक को भी टर्मिनेटिंग लग रहा है। चलो देखे, ट्राई करके देखते हैं। आज कल वाले बच्चों के आंसर्स नहीं मिल रहे मुझे। कल आद्या भी आंसर दे रही थी। आद्या क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तेजस बताओ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या लगता है तुमको? नहीं? देखो चलो मैं बताता हूँ, डिनोमिनेटर को सिर्फ सॉल्व करते जाना। टर्मिनेटिंग सर। ओके, टर्मिनेटिंग लग रहा है आपको। ओके, 3125 हमें दिख रहा है, इसको 5 से जाएगा, बराबर है। जब आप 3125 को 5 से डिवाइड करते हो तो पता है कितना आंसर मिलता है? 625 मिलता है शायद। तो 3125 की जगह पे लिख सकते हैं 5 इंटू 625, और फिर 625 को भी तो 5 से जाएगा, आंसर मिलेगा 125। तो 625 की जगह पे लिखेंगे 5 इंटू 125, ठीक है। मतलब इसी 3125 को आपने 5 इंटू 5 इंटू 125 लिख दिया। अब 125 मतलब 5 का क्यूब होता है अगर आपको याद हो तो डिनोमिनेटर में कितने 5 है? 1 2 और यहाँ पे 3 5 है, मतलब 5 इंटू 5, ये 2 5 तो ऑलरेडी थे ही, उसके अलावा 125 था, उसके पे आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, टोटल 1 2 3 4 5, कितने 5 आए? 5 बार 5 आए, तो 5⁵5। डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 का पावर है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया? डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आया तो भी चलेगा, 5 का पावर आया तो भी चलेगा, सिर्फ 2 आया तो भी चलेगा, 2 का पावर आया तो भी चलेगा, 5 और 2 आया तो भी चलेगा, 5 एंड 2 का पावर आया तो भी चलेगा। लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है डिनोमिनेटर में, 3 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 8 आके कोई मतलब नहीं, क्योंकि 8 को वापस आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, तो वो 2 का ही पावर है एक तरीके से। तो ऐसे कोई नंबर आए जो 5 या 2 के पावर्स नहीं है, तो ऐसे टाइम पर वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। यहाँ पर क्लियर हो गया ये वाला पार्ट आपका? क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, एक एक 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एमसीक्यू हम लोग बोलते हैं ना, उसमें ये लोग पूछते हैं कि बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। आप क्या करोगे? आप आंसर ढूंढते बैठ जाओगे। आंसर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको आंसर पूछा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पूछा है कि ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है, ये इसके वजह से, मतलब ये बेसिकली पूरा आंसर आएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करके इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और डिनोमिनेटर को देखना है कि क्या ये 5 का पावर बनता है, 2 का पावर बनता है। अगर हाँ, सिर्फ 5 या 2 का ही पावर बन रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन उसके अलावा गलती से वहां पर एक कोई और नंबर आ गया, जैसे 7 आ गया, तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 सब लोग ऑब्जर्व करो। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating and non recurring। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा चलेगा, यूजुअली हमारा 12:30 तक खत्म हो जाता है, लेकिन आज हम लोगों ने 11:30 के आसपास स्टार्ट किया था, तो प्रॉब्लम एक 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है। देखो, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating and non recurring, ये तो आप कोई भी लिख सकते हो। ऐसे कोई नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, जैसे 0.3768591 कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और एंड में डॉट 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 आ गया, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का एग्जांपल। इसी तरीके के 3 एग्जांपल्स आप और लिख सकते हो, 2 एग्जांपल्स और लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड 3 डिफरेंट, क्वेश्चन ठीक से ऑब्जर्व करना, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स between the rational numbers 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच के 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स आपको ढूंढ के दिखाने हैं। रैशनल नहीं बोला, रैशनल बोलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबली दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इरेशनल में दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढना है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढना है। वो भी पूरा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं ढूंढा तो भी चलेगा, खाली पहले 2 डिजिट्स ढूंढना जरूरी है। जैसे 5/7 अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, हमेशा याद रखना मैं क्या कर रहा हूं। देखो, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों नंबर्स के बीच के इरेशनल नंबर्स ढूंढो।
हम लोगों ने यस्टरडे सीखा था कि इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढना है। अगर रैशनल नंबर्स हमें ढूंढने हैं तो हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं, मतलब यहाँ पे 11 करने का ट्राई करेंगे और यहाँ पे 7, मतलब इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को 11 से मल्टीप्लाई, और फिर डिनोमिनेटर 77 बन जाएगा दोनों का, और फिर न्यूमरेटर का जो नंबर्स है उनके बीच के 5 नंबर्स निकल के हम लोग बोलेंगे ये 5 नंबर्स है जो रैशनल नंबर्स है इन दोनों नंबर्स के बीच में है। लेकिन अभी उन्होंने बोला है इन दोनों के बीच के 5 या 3 इर्रेशनल नंबर्स बताओ। इर्रेशनल नंबर्स के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करना है। डिनोमिनेटर में 7 है तो यहाँ पे 7 लिखो, न्यूमरेटर में 5 है तो यहाँ पे 5 लिखो। 7 से 5 को नहीं जाएगा तो इधर 0 पॉइंट और यहाँ पर आएगा 50। 7 7 से कितना बनेगा 49, यहाँ पे कितना मिलेगा 1, 1 0 फ्री का, 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 3, 1 0 फ्री का, 7 4 जा 28। हमें आंसर मिला 0.714। अप्रोक्सीमेट आंसर है इसका क्या है 0.714। अब इसका अप्रोक्सीमेट आंसर ढूंढते क्या हो। 9/11 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 11 और यहाँ पर आ गया 9। 11 से 9 को जाएगा नहीं तो 1 0 और यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। 11 8 जा 88 बन जाएगा, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 1 0 ले लिया, 11 1 जा 11 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, 1 0, 11 8 जा 88, ठीक है। 0.818 हमें इसका आंसर मिला है, 0.818। बेसिकली इसी को आप इस वे में लिख सकते हैं, इसको आप इस वे में लिख सकते हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों के बीच के 5 इर्रेशनल नंबर्स ढूंढने। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग होता है। तो ऐसा नंबर जो 0.71 से ज्यादा है लेकिन 0.81 से कम है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड जो नॉन रिकरिंग है, उसको आपको लिखना है। जैसे 0.71 से ज्यादा लेकिन 0.81 से कम, जैसे 0.73 लिख लेते। 0.73 जो आएगा वो 71 से ज्यादा है और 81 से कम है, ठीक है। लेकिन ये तो टर्मिनेट हो गया, तो हमें ये इर्रेशनल नंबर चाहिए, इसके लिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी बना होगा और नॉन रिकरिंग भी बनाना होगा। तो 0.73, 1 2 5 6 8 9 1 5 1 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या कर दिया मैंने, इन दोनों के बीच का नंबर है, देखो 0.7 से ज्यादा है, 0.81 से कम है, ये वाला नंबर। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, और एंड में 3 डॉट से मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर है, वो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में है। समझ में आया? Yes, sir. इस तरीके के आप कोई भी और 4 या 5 नंबर्स आराम से लिख सकते हो, ठीक है। होपफुली तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, ये था क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने आपको होमवर्क ही दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कल वैसे डिस्कस भी किया था बोर्ड पे ही, तो वो भी पार्ट अपना खत्म हो गया। अब चलते सीधा एक्सरसाइज, पता है एक्सरसाइज 1.5। लेकिन एक्सरसाइज 1.5 निकालने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, इसको बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स। आपने किसी ने पढ़ा है ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स? 8th स्टैंडर्ड में था एक्चुअली ये, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि कितने बच्चों ने पढ़ा है, कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा। ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स का मतलब होता है ऐसे सर्ट्स जिनका हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे। आप में से मुझे कोई इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है मुझे? जो भी बताएगा उसको एक चॉकलेट। सोच के देखो इसका आंसर क्या आएगा। टू रूट 13 प्लस 7 रूट 13। कोई भी नहीं? इसका मतलब बेस वीक है। देखो सर्ट्स आपको याद है ऐसे तरीके के जो नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर आता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सर्ट्स। सर्ट्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन का मतलब यह है कि 2 सर्ट्स का एडिशन, 2 सर्ट्स का सब्ट्रैक्शन, 2 सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड 2 सर्ट्स का डिवीजन किस तरीके से होगा, ठीक है। एडिशन के टाइम पर आपको सिर्फ ये बात ऑब्जर्व करनी है कि रूट के अंदर का वैल्यू आपको सेम टू सेम चाहिए। अगर रूट के अंदर का वैल्यू सेम है तो उन दोनों नंबर्स का आप एडिशन कर सकते हो। मतलब ये 2 रूट 13 को आप 7 रूट 13 में ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको 2 सर्ट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, रूट के अंदर का वैल्यू आपको सेम चाहिए थ्रू आउट। यहाँ पे भी रूट 13, यहाँ पे भी रूट 13। और अगर आपका रूट के अंदर का वैल्यू सेम है तो फिर जो बाहर के नंबर्स है उनका आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे।
मतलब ये 2 जो है और ये जो 7 है, आगे कौन सा साइन है? प्लस 9 9 रूट 13, ये आपका आंसर मिलेगा। समझे? आप इस सर्ड को x जैसा भी इमेजिन कर सकते हैं। वैसे आपको अगर याद होगा तो 2x प्लस 7x का आंसर हमेशा 9x होता है, और x की जगह पर हम लोगों ने क्या डाल दिया? √13। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता हूं, एकदम एकदम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। 3√5 आपके पास है प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ कितना दे? 50 है। ठीक है, क्या इन दोनों का एडिशन होगा? सोच के देखो और बताओ। एक सेकंड में आंसर आना चाहिए। देखो, इधर √5 है, इधर √50 है, दोनों भी सर्ड्स आर डिफरेंट, तो इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता। ये जो क्वेश्चन है यही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अभी समझो, इधर √50 की जगह पर मैंने √20 डाल दिया, तो क्या अब इन दोनों का एडिशन होगा? वापस आप क्या बोलोगे? अरे इधर तो सर्ड्स भी डिफरेंट है, तो इन दोनों का भी एडिशन, मतलब 3√5 में 7√20 ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एक बात ऑब्जर्व करके देखो, ये जो 5 है ना रूट के अंदर, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, लेकिन क्या ये 20 जो है रूट के अंदर, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? इसका आंसर है नहीं। ये √20 को और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? आप ऑब्जर्व करो, 3√5 प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 20 की जगह पे अपन लिख सकते हैं 4 5 20 या 5 4 20, बराबर है, या 4 × 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये जो 4 है रूट के अंदर, ये बाहर जाके 2 बनाता है। आपने तो सीखा स्क्वायर रूट ऑफ 4 को ही तो हम लोग बाहर लेके 2 लिखते हैं, तो ये 4 बाहर जाके यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? 3√5 तो एज इट इज, प्लस ये 4 बाहर चला गया, 2 बना दिया, तो 7 × 2 बन जाएगा 14, और रूट के अंदर ये 4 तो है नहीं, तो बचा क्या? 5 बचा। अब जरा बताओ, क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है? क्योंकि आगे √5 आ गया, मतलब समझ रहे हो, इन दोनों का भी एडिशन होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा। अनटिल अनलेस आप इस √20 को इस फॉर्म में ना लेकर आओ, तब तक इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता। जब दोनों के दोनों सर्ड सेम आए, मतलब दोनों भी रूट के वैल्यू सेम आए, तो बाहर के नंबर का आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3√5 है और यहाँ पर 14√5 है, तो 3 + 14 आंसर मिलेगा 17√5। वेरी गुड, 17√5। इमेजिन करो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस का साइन होता, तो क्या हो जाता आंसर? 11 ओके ओके, -17√5 कोई बता? -11√5। -11 ओके, बराबर है। 3 और 14, एक प्लस का साइन है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस, इसके आगे कोई साइन, यहाँ पे तो है साइन माइनस का, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, तो 14 - 3 आंसर मिलेगा 11√5। लेकिन आंसर के ऊपर किसका साइन होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पर बिगर नंबर साइन आता है। इन दोनों में से बिगर नंबर है 14, तो 14 के आगे नेगेटिव का साइन, इसलिए आंसर पे भी नेगेटिव का साइन। दैट्स व्हाई -11√5 ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मतलब ये क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं, तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन करना तो सीख गए, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। ऐसा कुछ है, 2√5 ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3√2 नहीं, यहां पर लिखा है -7√7 + 3। ये क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब आप करते हो ना, डिवीजन का तो आगे देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर एक चीज याद रखना, जैसे हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे देखा था कि सिर्फ उन सर्ट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है जिनका वो जो रूट के अंदर का वैल्यू है वो सेम हो। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर ये कंडीशन हटा दो। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ा था कि 3√2 अगर होगा तो उसका एडिशन 5√2 के साथ हो सकता है, और इसका आंसर मिलेगा बाहर के नंबर का एडिशन, मतलब 8√2 आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे √2 की जगह पे √3 होता, 3√2 + 5√3 होता, तो इन दोनों का एडिशन होता ही नहीं। ये जरा फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूं। साइलेंट पे भी डाल देते हैं।
हाँ बोलो। सर लेकिन अगर रूट के बाहर का जो नंबर है वो अगर सेम हो गया और अंदर का जो नंबर है वो अगर अलग हो गया तो? जैसे कि ये 5√2 हाँ सर। एंड 5√3, इन दोनों का भी एडिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर का वैल्यू सेम है ही नहीं। और समझे? सर लेकिन अगर रूट के अंदर का भी नंबर सेम हो और बाहर का भी सेम हो तो हो सकता है? हाँ, फिर क्यों नहीं होगा? हमें सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर के वैल्यू से मतलब है सर। रूट के अंदर का दोनों भी जगह पर ऑब्जर्व करो, वैल्यू √3 है। अगर अंदर का वैल्यू सेम है तो सीधा सीधा बाहर के नंबर्स का एडिशन कर दो। जैसे यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो 5 + 5 हो जाएगा 10, और आगे आप लिख दोगे √3। लेकिन अगर दोनों बाहर 5 रहेगा और यहाँ पर रहेगा सिर्फ 2, मतलब यहाँ पे 5√2 और यहाँ पर 5√3, तो रूट के अंदर का वैल्यू सेम नहीं हुआ, इस वजह से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। इसका आंसर पता है क्या होगा? जो क्वेश्चन है वही वापस आंसर में आप लिखोगे। अच्छा, अभी यहाँ पर प्लस के अलावा मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो रूट के अंदर का वैल्यू कोई मायने नहीं रखता। आप मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो, बाहर के नंबर का मल्टीप्लीकेशन बाहर के नंबर के साथ, अंदर के नंबर का मल्टीप्लीकेशन अंदर के नंबर के साथ, मतलब रूट के अंदर की बात कर रहा हूं। तो 5 × 5 होगा, क्योंकि 5 दोनों बाहर है, तो 5 5 इधर आंसर मिलेगा 25, और रूट के अंदर मिलेगा 2 3 6। वेरी गुड, वेरी गुड। होपफुली आप सब समझ गए हो मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। आपको दिख रहा है 2√5 से हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 2√5 से इस 3√2 को मल्टीप्लाई, मतलब इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? बाहर के नंबर का मल्टीप्लिकेशन बाहर के नंबर के साथ, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 के साथ, आंसर मिलेगा 6। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? 5 × 10, 5 × 2 मतलब 10 आ जाएगा, बराबर है। इसके बाद जरा ऑब्जर्व करो, ये वाला पार्ट तो अपना खत्म हो गया, इसी से इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर मिला। अब इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस, आंसर मिलेगा माइनस में। बाहर का नंबर है यहाँ पे 2, यहाँ पे बाहर का नंबर है 7, तो 2 7 = 14, और रूट के अंदर क्या मिलेगा? 5 7 = 35। ठीक है, अगला वाला ऑब्जर्व करो, ये 2√5 से इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू प्लस, आंसर मिलेगा प्लस में। जब अब ये वाले पार्ट में क्या स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो स्क्वायर रूट के बाहर ही है ना। तो इस 2 से इस 3 को मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा 6, और यहाँ पे √5 है, उसको एज इट इज लिख दो। समझ में आया? यस सर। श्योर? यस सर। इसको बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन सर्च। अब ऑपरेशंस ऑन सर्च नहीं कर सकते? कर सकते हो, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर या ऐसा कोई नंबर, जैसे वो 20 वाला अगर दिखा तुम, तो कर सकते हो। अभी यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई क्या ही करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे √10 है, तो √10 को 5 × 2 लिख सकते हो, लेकिन 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको करके कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर समझो यहाँ पे आता 400, कितना आ जाता, तो शायद आप कर सकते थे, शायद वो भी। ये चलो 400 बहुत बड़ा हो गया, तो 40 ले लो इसको। समझो स्क्वायर रूट ऑफ 40 आ गया इधर। अब जरा शांति से सोच के देखो, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 40 है, स्क्वायर रूट ऑफ 40 को आप किस तरीके से लिख सकते हो? 40 का ही मतलब होता है 10 × 4, और ये जो 4 होता है ये बाहर जाके 2 बनाता है, हमें पता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा आंसर? -14 स्क्वायर रूट ऑफ 40 की जगह पर आएगा 4 × 10, और फिर ये बाहर जाके 2 बना देगा, तो -14 × 2, आंसर मिलेगा 28, और रूट के अंदर मिलेगा 10। आगे का पार्ट अपन एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, यहाँ का भी पार्ट एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो 6√10, और यहाँ पर आएगा +6√5। अब जरा आप ऑब्जर्व करो, ये जो स्टेप मिला इसमें प्लस और माइनस के साइन दिखता है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है सर्ट्स का, और सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन उन सर्ट्स का हो सकता है जिनके रूट के वैल्यू सेम हो। इसका रूट का वैल्यू है 10, इसका रूट का वैल्यू है 10, इसका रूट का वैल्यू है 5, तो इसको ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, क्योंकि दोनों के सर्ट्स के वैल्यू सेम आ गए। तो -28 और +6, आंसर मिले। वेरी गुड, -22, और रूट के अंदर आएगा 10, +6√5, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। समझ में आया? यस सर। इजी था? ये सर्च के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बात ध्यान में लो, मैंने आपको एक कल कॉन्सेप्ट बताया था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में ये सर्च के बारे में ही सारी चीजें है, इस वजह से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। होपफुली आपको सर्च का ऑपरेशन समझ में आया होगा।
अब हमारा सिर्फ डिवीजन वाला पार्ट बाकी है। डिवीजन वाला पार्ट सीखने के बाद मुझे लगता है आज के लिए वाइंड अप कर लेंगे अपन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। देखो अगर समझो तुम्हारे पास यहाँ पे 2√5 डिवाइड बाय 2 नहीं लेते, 8√10 ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर पता है डिवीजन कैसे होगा? ये √10 जो है ना, इसको आप 5 into 2 लिख सकते हो, देखो 10 की जगह पर। तो आप इसको इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2√5 डिवाइडेड बाय 8, स्क्वायर रूट ऑफ 10 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 into 2 भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, 2√5 डिवाइडेड बाय, ये सबको दिख रहा है, यहाँ पे आएगा 8, √5 और √2 इन दोनों को अलग कर दो मतलब जो एक ही स्क्वायर रूट में है उनको दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट्स में डालो, तो क्या मिलेगा? 8 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √2। इसी का मतलब ये है और इसी का मतलब ये है, तो मैंने √10 से क्या बना दिया? स्क्वायर रूट ऑफ 5 into 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 into 2 को क्या बना दिया? स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जरा ऑब्जर्व करो, √5 गेट्स कैंसल्ड, समझ में आया? अच्छा, एक और चीज, आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बाहर के नंबर का बाहर के नंबर के साथ जा रहा है तो वो भी कर सकते हो, जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फर्स्ट स्टेप में करोगे तो भी चलेगा, या इस लास्ट स्टेप में उसको सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आंसर क्या मिला? न्यूमरेटर में देखो सिर्फ 1 बचा है, बाकी का ये दोनों तो चले गए, तो न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में बराबर है 4 और आगे बचा √2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में करके देखें, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। 3√5 डिवाइड बाय 7 रूट कितना ले? √10 ले लेते हैं, ठीक है। अगर यही वाला अगर अपन ने ऑब्जर्व किया तो आपको पता है इसका आंसर कैसे मिलेगा? ये 1 जा यहाँ पे आएगा 2 जा, बराबर है, तो इसको लिख दो 1 जा, इधर आएगा 2 जा, तो इधर सीधा √2 लिख दो, शॉर्टकट। जहां पे हम लोग यूजुअली ये 1 जा और यहाँ पे 2 जा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखते हैं, सिंस ये रूट के अंदर है तो √2 लिखेंगे। उसी तरीके से एक और एग्जांपल को समझते हैं, 7√3 डिवाइड बाय 5√15। अगर ऐसा होगा तो आप कैसे लिखोगे? आपको पता है ये 3 5 जा 15 होता है, तो ये 1 जाएगा और इधर 5 जा आएगा, लेकिन यहाँ पर अपन लिखेंगे √5, तो आंसर आपको मिलेगा 7/5√5। इजी था? इसको चाहिए तो मैं आपको इस वे में भी सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। आपके पास क्या था? न्यूमरेटर में था 7√3, डिनोमिनेटर में था 5√15, तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 15 की जगह पर अपन लिख सकते हैं 3 into 5। फिर अगले स्टेप में अपन डिनोमिनेटर में 5 और इधर क्या लिखेंगे? √3 अलग और √5 अलग, तो यहाँ पे आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √5, और न्यूमरेटर में क्या था? 7√3, √3 गेट्स कैंसल्ड, क्या बचा? 7/5 into √5। मैंने भी यहाँ पे वही किया, 7/5 into √5। एक और बता देता हूँ ताकि आपका पूरा का पूरा ही डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपके पास ऐसा कुछ नंबर है 23 और स्क्वायर रूट में है यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है समझो कितना लिखे 13 और स्क्वायर रूट में 42 है। आपको पता है 7 के टेबल में 42 आता है, 7 6 जा 42 होता है, तो ये √7 1 जा √7, बराबर है। यहाँ पे ये 6 जा आना चाहिए, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे √6, तो आपको आंसर मिलेगा 23 डिवाइडेड बाय 13 √6। ये जिसने भी आंसर बताया वेरी गुड, आपको अच्छे से समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। इनको बोला जाता है ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स। अब ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स के आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। जरा सब लोग 1 मिनट के लिए सिर्फ 1.5 एक्सरसाइज ओपन करो, जल्दी जल्दी। एक्सरसाइज 1.5 ओपन अगर आप करोगे तो उसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने पूछा रैशनल इरेशनल, इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जर्व करो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसके अंदर का मैं 3rd या 4th दोनों में से कौन सा क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट लग रहा है वो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। जल्दी बताओ 3rd या 4th? थर्ड। ओके, थर्ड सर। ठीक है, 3rd बताता हूँ।
ये सिर्फ हम लोग आज ऐसे एक कॉन्सेप्ट नया सीखने के लिए कर रहे हैं, बाकी ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस में सॉल्व तो करूंगा ही आगे चल, क्योंकि हमें इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। ये तो कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्ली लेवल 1 भी नहीं है, और अपने को लेवल 10 तक जाना है शायद। मतलब अभी तुम्हारे ऊपर हो तुम कहाँ तक जा सकते हो, मैं तुमको हर लेवल तक लेके जाऊंगा। √5 प्लस √2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 वे में सॉल्व कर सकते हैं। पहला वे अपना ट्रेडिशनल वे है, एक चीज प्लस दूसरी चीज ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। ये आपने बहुत बारी देखा है आपके लाइफ में, सिर्फ इस फॉर्म में देखा है। याद आया कुछ? एक चीज Yes, sir. प्लस दूसरी चीज ब्रैकेट का स्क्वायर, इसी का आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको और इसको ऑब्जर्व करें और उसके बाद इसको और इसको ऑब्जर्व करें तो क्या आंसर मिलेगा? देखो, ए की जगह पर आपको क्या लिखना है? √5। बी की जगह पर आपको क्या लिखना है? √2। तो इस आंसर में ए की जगह पर लिखना है √5 और बी की जगह पर लिखना है √2। इसी को लिख लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर क्या लिखना है? √5 इंटू बी की जगह पर क्या लिखना है? √2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? √2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, आपको पता है √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 बराबर है। अगर जिसको भी नहीं पता तो याद रखना, कभी भी अगर आपको लाइफ में कोई पूछे कि √7 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, तो आंसर होता है 7, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर आपका सीधा वो नंबर आ जाता है। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस, यहां पर ऑब्जर्व करो सर्ड्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। देखो √5 इंटू √2, बाहर के नंबर का बाहर के नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे बाहर का नंबर ही नहीं है। बराबर है ना? बराबर है, बाहर का नंबर ही नहीं है, तो √5 इंटू √2 कर दो, आंसर मिलेगा √10 और बाहर 2 है तो 2 √10, ये आपका आंसर मिल जाएगा। प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा? जैसे √7 का स्क्वायर था 7 बराबर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब जरा ऑब्जर्व करो और कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या? ये 5 दिखता है, ये 2 दिखता है, 5 + 2 आंसर मेरा 7 प्लस 2 √10। वेरी गुड, जिसने भी आंसर बताया समझ में आया। अब ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब इसी आंसर को दूसरे भी मेथड से ढूंढा जा सकता है, जो अभी अभी हम लोगों ने किया था 2 मिनट पहले, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड से भी मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं इस क्वेश्चन को। देखो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यही चीज एक और बार, जैसे 2 का स्क्वायर होगा तो उसका मतलब होता है 2 इंटू 2, 5 का स्क्वायर होगा तो 5 इंटू 5, उसी का मतलब है इसका स्क्वायर, मतलब ये इंटू वापस ही, मतलब क्या होगा? √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √2। मैंने जो फर्स्ट मेथड आपको बताया उससे आंसर एकदम इजीली आ जाता है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे आपको क्वेश्चंस आने वाले, इस वजह से मैं आपको ये वाला मेथड बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, इस √5 से आप इस ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। जैसे √5 इंटू √5, तो पहले लिख लेते हैं √5 इंटू √5, उसके बाद ये √5 इंटू √2, लेकिन आगे दोनों के प्लस का साइन है तो यहाँ पे आएगा प्लस √5 इंटू √2। √5 से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस √2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो प्लस, क्योंकि यहाँ पे दोनों के आगे प्लस है, √2 इंटू √5, √2 इंटू √5 प्लस √2 इंटू √2। अब जरा शांति से ऑब्जर्व करो, √5 इंटू √5 का मतलब क्या है? उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो √5 का स्क्वायर बराबर है। मैं थोड़ा शांति से एक्सप्लेन करता हूँ। √5 इंटू √5 का ही मतलब है √5 2 बार आ गया मल्टीप्लीकेशन में, इसी का मतलब है √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस √5 इंटू √2। देखो 5 2 कितना मिलेगा? 10, तो आंसर मिलेगा √10 प्लस √2 इंटू √5, 2 5 कितना मिलेगा? वापस 10, तो आंसर मिलेगा √10 प्लस, यहाँ पे अभी क्या बचा? देखो इसका आंसर मिला 5, इसका आंसर मिला √10, इसका आंसर मिला √10, इसका आंसर मिलेगा √2 इंटू √2 मतलब √2 का स्क्वायर विच इज 2। अब ऑब्जर्व करो 5 प्लस 2, आंसर मिलेगा 7 प्लस, हाँ अभी ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो प्लस का साइन है तो 7 इंटू तो नहीं बनेगा, प्लस का साइन तो हटने नहीं वाला कहीं पर भी। अब ये √10 प्लस √10 है, इसका आंसर कैसे ढूंढे? यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुमको पता है क्या सोचना है? देखो यहाँ पे मेरे पास एक √10 दिखता है
और यहाँ पर मेरे पास एक और रूट 10 है। मेरे पास कितने रूट 10 है? 2. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो याद करो, जब रूट का वैल्यू सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर के नंबर्स का एडिशन करते हैं और रूट का वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं। जैसे कि ये था 5√3 + 2√3, ऐसे टाइप पर हम लोग आंसर लिखते थे। ये 7 लिख देते और आगे √3 लिख देते थे। मतलब रूट के बाहर के नंबर्स का एडिशन होगा। यहाँ पे रूट के बाहर तो नंबर्स ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसका मतलब है ये 1√10 है और ये भी 1√10 है। तो दोनों का एडिशन किया तो कितने √10 हुए? 2√10। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। पहले मेथड से भी अगर आपको याद हो तो यही आंसर हमें मिला था। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No sir, no doubt. No sir. नो सर। चलो सही है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज में और थोड़ा डीप में जाएंगे। उसके बाद मैं थोड़े से बाहर के क्वेश्चंस करने का ट्राई करूंगा। कल 11 o'clock अपन मिलेंगे, फिर तभी ये सारा चीजें देखते हैं। उसके बाद अच्छा एक और चीज, एक्सरसाइज 1.4 जरा आप लोग ऑब्जर्व करके लेना। यूजुअली एक्सरसाइज 1.4 है ना, स्कूल ओमिट कर देता है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्ली ये 1.2 Omitted है एक्सरसाइज जब, हमारे। अच्छा तुम्हारे यहाँ पर ओमिटेड है, और कोई स्कूल ने कुछ बताया हुआ है ओमिटेड है या नहीं? इनफैक्ट मुझे जहां तक याद है एक्सरसाइज के नीचे ऊपर भी लिखा होगा कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्निफिकेशन करना है। मैग्निफिकेशन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो अगर समझो किसी को चाहिए तो अपन ये सारा चैप्टर खत्म होने के बाद वो वाला एक पार्ट आराम से कर लेंगे, 10 मिनट की चीज है बस। ये वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इस चैप्टर का, सर्च के बारे में। तो ये चीज भूलना मत, अच्छे से ट्राई करना। मैं ट्राई करूंगा तुमको थोड़ा सा होमवर्क भेजने का अभी थोड़ी देर में, ठीक है? चलेगा, कल 11 o'clock शार्प मिलेंगे अपन। ओके चलो, Okay. बाय बाय। Bye sir. Bye sir. Thank you, Thank you बाय sir. बाय। ओके, मजा आया, बाय बाय। बाय सर।